नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कहते किसे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि गैलेक्सी कैसे बनती हैं, सितारों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सूर्य की संरचना कैसी है, सूर्य भी एक सितारा ही है, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। अच्छा, सौरमंडल में क्या क्या होता है हम सब जानते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन 8 ग्रह ही नहीं हैं, उसके अलावा ये कुछ पॉइंट है। देखिए, क्षुद्र ग्रह है, उसमें उल्का है, उल्का पिंड है, पुच्छल तारा है, ठीक है। या कुछ एग्जाम के दृष्टि से कुछ पॉइंट और भी हैं, वो सारे पॉइंट हम देखेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले, एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। क्या क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है ये देखेंगे, ठीक है। कैसे बनते हैं, कहाँ होते हैं, इनकी क्या मतलब एग्जाम के दृष्टि से इनकी क्या उपयोगिता है वो देखेंगे। उल्का क्या है, उल्का पिंड क्या है, साथ के साथ पुच्छल तारा कई बार पूछता है, इसको भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कितने ग्रह हैं, ठीक है। कितने ग्रह हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, किसे आंतरिक ग्रह कहते हैं और किसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, वैसे ही बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, इनको देखेंगे। अगर देखिए समय बचा तो इसी क्लास में हम इनको भी देख लेंगे, अदरवाइज एक नई क्लास में हम ये 3 पॉइंट अलग से देखेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे किसी पूरी क्लास में पूरा करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सूर्य है। इसके बाद ये 8 ग्रह हैं। हम सब जानते हैं इससे पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। एक ग्रह था प्लूटो, क्या नाम था इसका, प्लूटो। इसको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, क्यों किया गया है, क्या आपको पता है किसी को। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हम ग्रहों की लिस्ट में कैसे और किन शर्तों के साथ रखते हैं, पहले आप वो देख लीजिए। अगर कोई ग्रह है, हम उसे ग्रह कैसे क्यों माने, ग्रह क्यों माने, ठीक है। तो इसमें कुछ शर्तें हैं जो हमारे खगोल शास्त्री हैं, तो किसी भी ग्रह को ग्रह मानने के लिए उनकी अपनी कुछ शर्तें हैं। उसमें कौन कौन सा है। पहली शर्त यह है कि वो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। प्लूटो करता है, ठीक है, प्लूटो करता है। चलिए, एक शर्त वो मानता है। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये कहती है कि उसके पास जो है पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए। प्लूटो के पास है, दूसरी शर्त भी ये पूरी करता है। तीसरी बात है कि उसकी अपनी एक स्वतंत्र कक्षा होनी चाहिए, इसके पास है। ये भी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है। और चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त ये है कि वो किसी अन्य ग्रह के किसी भी कक्षा को ना काटे, और वो इसी शर्त को पूरी नहीं करता। कैसे, वो अब देख लीजिए। अगर हम ये सूर्य मान लें, ये क्या है आपका सूर्य है, और ये प्लूटो इसका चक्कर लगा रहा है। और प्लूटो से पहले मान लीजिए ये प्लूटो है, प्लूटो से पहले एक ग्रह है वरुण। वरुण की एक कक्षा है, वो कक्षा ऐसी है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, चाहिए तो ये था कि प्लूटो को सीधा कहां से निकलना चाहिए था, ऐसे उसकी कक्षा ये होनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या कर रहा है, वरुण की कक्षा को बीच में ही काट रहा है। देखिए, अगर इसको पॉइंट ए मान ले और इसको पॉइंट बी मान ले, तो ये वरुण की कक्षा को 2 बार काटता है। इसलिए क्या है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। समझ गए आप लोग कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने ये देख लिया कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाला गया। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इस वाले पार्ट को, इसके बाद ही हम इस पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। इसको देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए, जितने भी आपके क्षुद्र ग्रह हैं, चाहे उसमें उल्का हो, उल्का पिंड हो या पुच्छल तारा, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, वो सब मिलेंगे आपको इस जगह पे। और जब तक आप इस डिवीजन को नहीं समझेंगे, तब तक आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या अंतर है, आखिर वो सिर्फ यहीं क्यों पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ का क्या मतलब हुआ, यहाँ का मतलब ये हुआ कि ये मंगल है और ये बृहस्पति है। इन 2 ग्रहों के बीच में क्या मिलते हैं, सारे एस्ट्रोनॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह सारे यहीं मिलते हैं। तो ये डिवीजन कैसे हुआ, देखिए, अगर हम देखें, ये 4 ग्रह अलग हैं और ये 4 ग्रह अलग हैं, और इनमें बहुत अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है वो देख लीजिए। पहले बात तो ये सूरज के अंदर वाली कक्षा पे है, इसलिए इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है, आंतरिक ग्रह। जाहिर सी बात है, अगर ये आंतरिक है तो ये क्या होगा, ये बाह्य ग्रह होंगे,
ठीक है, ये वाय ग्रह है। लेकिन इसके अलावा इस पे क्या अंतर है? इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और वो क्या है? ये कि सारे के सारे क्या हैं? पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये मिट्टी और चट्टानों से बने हुए हैं, इसलिए क्या कहते हैं इन्हें? पार्थिव ग्रह। पार्थिव का मतलब होता है जमीन या मिट्टी। ठीक है, समझ गए तब? अब आइए इस पे, ये सारे के सारे कहलाते हैं जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये ग्रह बने हैं गैसों से। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है इसमें? हाइड्रोजन है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं जोवियन ग्रह। अब आप समझ पाएंगे कि सारे एस्ट्रोनॉइड यहीं पे क्यों मिलते हैं। यहाँ से जो क्षेत्र है ना, इसके बाद आपको ठंडा क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि देखिए सूर्य से ये काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं, और इनके ये अगर कहें, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी है, ये दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसी जगह पे चूंकि यहाँ पे ठंडा एरिया शुरू होता है, और ये जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँचता, तो थोड़ा सा गर्म एरिया है, तो इसी के बीच में क्या है? आपके सारे एस्ट्रोनॉइड तैर रहे हैं, ये लाखों की संख्या में है। ठीक है, कुछ चट्टानों की तरह, कुछ छोटे छोटे ग्रहों की तरह, कुछ गोले, कुछ आड़े, कुछ तिरछे, ऐसे सारे एस्ट्रोनॉइड यहाँ पे मिलते हैं। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे चट्टानों के कुछ टुकड़े, कुछ गोले, कुछ आड़े, कुछ तिरछे जो तैर रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में जो तैर रहे हैं, या कहें कि सौर मंडल में जो तैर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉइड कहते हैं। और ये भी इसी ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये अचानक पृथ्वी के संपर्क में या पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण ये अपनी कक्षा से हटकर और पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। ठीक है, यही क्षुद्र ग्रह कई बार पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं। इससे क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे एंट्री करते हैं तो उसमें क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। वायुमंडल का क्या लगता है? घर्षण बल। और उसी घर्षण बल के कारण इनमें आग लग जाती है, और ये आपको आसमान में चमकते हुए दिखेंगे, जिन्हें आप उल्का बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? उल्का बोलते हैं। तो फिर अगर ये उल्का हैं तो उल्का पिंड क्या है? अगला सवाल ये बनता है। देखिए, वो कुछ अलग नहीं है। मान लीजिए कोई छोटा सा टुकड़ा, कुछ किलोमीटर का या उससे छोटा या उससे छोटा, कोई अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करता है, और एंट्री करते इसमें क्या लगता है? घर्षण के बल के कारण इसमें आग लग जाती है, और अगर ये पूरा जल जाता है, इसका कोई हिस्सा पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उल्का। और अगर इसी उल्का पिंड का कुछ हिस्सा जलने के बावजूद भी बच जाता है और वो आके पृथ्वी के किसी हिस्से में गिर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। समझ गए आप? यानी कि उल्का और उल्का पिंड में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों क्षुद्र ग्रह हैं जो अपनी कक्षा छोड़कर पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री कर जाते हैं। जो जल जाता है उसे उल्का बोलते हैं, और जिसका कुछ हिस्सा बच जाता है और वो पृथ्वी तक आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। एक आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। क्या नाम है? लोनार झील। माना जाता है कि इस झील का जो निर्माण हुआ है वो उल्का पिंड के कारण ही हुआ है। कोई उल्का पिंड आया, ठीक है, वातावरण में एंट्री किया, जला, लेकिन पूरी तरह से नहीं जला, और वो जाके महाराष्ट्र में गिर गया, और उसके गिरने से एक झील का निर्माण हुआ जिसे आज हम कहते हैं लोनार झील। ठीक है, समझ गए? तो आपके 2 पॉइंट फिर क्लियर हो गए, उल्का और उल्का पिंड। अब बचता पुच्छल तारा। देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो एक बाउंड्री है, अगर इधर जाएंगे, इधर देखिए सूर्य से जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है? इधर का जो टेम्परेचर है वो लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ जो पुच्छल वो क्षुद्रग्रह होंगे यहाँ पे, उसमें क्या होगा? उसमें काफ़ी ठंडा होगा, उसमें कुछ बर्फ जमी होगी, कुछ धूल के कण होंगे। तो वो क्या करते हैं? वो भी अचानक क्या करते हैं? वो भी अचानक अपनी कक्षा छोड़कर वो किधर निकलते हैं? सूर्य की ओर। वो अचानक अपनी कक्षा छोड़कर सूर्य की ग्रेविटी के कारण सूर्य की तरफ मूव कर जाते हैं, और जैसे ही वो टेम्परेचर पे आते हैं,
ठंडे एरिया से वो जैसे ही टेम्परेचर पे आते हैं, जो उसमें बर्फ होती है, जो उसमें धूल होती है, उसमें क्या लगती है? आग लग जाती है। और आग लगने से क्या होता है? वो जलने लगता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए ये एक पुच्छल तारा है, ठीक है, जब वो सूर्य के पास आया तो जो इसमें गैस थी, ठीक है, जो इसमें स्नो थी यानी बर्फ थी, जो धूल थी, वो क्या, उसमें आग लग गई। और आग लगने के बाद क्योंकि ये इधर बढ़ रहा है सूर्य की तरफ, तो क्या होगा, वो आग की जो लपटें हैं, ठीक है, जो चिंगारियां होंगी वो किधर देंगे? उसके विपरीत दिखेंगे। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई पुच्छल तारा सूर्य की तरफ आता है तो उसकी पूंछ की दिशा किधर होती है? तो किधर होती है? पूंछ की दिशा सूर्य के विपरीत होती है। ठीक है, समझ गए आप? इतना बिल्कुल क्लियर समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से जहां पे क्षुद्र ग्रह हैं, यहीं से एक कोई पिंड सूर्य की तरफ आगे बढ़ता है, उसमें धूल होती है, उसमें गैस होती है, उसमें बर्फ होती है। जैसे वो सूर्य के तापमान के प्रभाव में आता है, उसमें आग लग जाती है। आग लगने के बाद जो गैस होती है, चूंकि इधर बढ़ रहा है तो आग की जो लपटें किधर जाएंगी? उसके विपरीत साइड। तो वह हमको दूर से पृथ्वी से पूंछ की तरह दिखती है। ठीक है, इसीलिए पूंछ हमेशा किधर होगी? सूर्य के विपरीत दिशा में। ठीक है, जिधर वो जा रहा है उसके विपरीत दिशा में उसकी पूंछ दिखेगी। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम ग्रह। ग्रह में क्या है? ग्रह में हमने क्या देखा कि कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन से बाह्य ग्रह हैं। तो एक बार सबके नाम देख लीजिए, क्रम देख लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या है? इसे कहते हैं बुध। आगे क्या है? बुध के आपको बाद मिलेगा शुक्र, इसके बाद आपको मिलेगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मिलेगा आपको मंगल, और मंगल के बाद आपको मिलेगा बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति के बाद आपको मिलेगा शनि, शनि के बाद अरुण, और फिर वरुण। इसके बाद में क्या था? प्लूटो, जिसको ग्रहों की श्रेणी से ऑलरेडी हटा दिया गया है। अच्छा, कब हटाया गया? कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए। 2006 में इसको हटाया गया था। ठीक है, 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। यहां तक क्लियर हो चुका है? कोई डाउट है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इतना हो गया। देखिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रहों का क्रमागत स्थान। यहां से कई बार, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, या वनडे एग्जाम हो, यहां से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो है इसको इसी क्लास में खत्म करूं, कि इसमें बहुत ढेर सारा मैटर है एग्जाम के दृष्टि से। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लेंगे अगली क्लास में। लेकिन इस क्लास में अगले जो 2 पॉइंट हैं, ठीक है, एक घूर्णन और परिक्रमण क्या है और गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, इनको हम इसी पॉइंट पे कवर कर लेते हैं। अब आप समझिए, पहला पॉइंट क्या है? अच्छा, पहले इसको देख लीजिए, ये क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? देखिए, हमने कहा था कि हमारे इस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। साथ साथ हमने क्या देखा था कि प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं, और हर तारों का अपना एक प्लैनेट सिस्टम है। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें, जैसे सूर्य का देखिए, सूर्य का क्या है कि पहले क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, और फिर पृथ्वी है। और हम सब जानते हैं कि हमारे पास 8 ग्रहों में जो तो अभी तक जो ज्ञात है कि जीवन सिर्फ किसमें है? पृथ्वी में। ठीक है, तो इससे इसके उसमें आधार पर क्या माना गया है कि ये एक ऐसा स्थान है, इनकी जगह तीसरा ग्रह माने, या फिर 1 AU की डिस्टेंस माने, 1 AU की डिस्टेंस माने, यानी कि जो ये जोन है जहां पर जीवन पाने की संभावना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सौर मंडल में किसी ग्रह की वह स्थिति जहां पे जीवन होने की संभावना है, उसे क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है, चाहे तो लिख लें, किसी भी सौर मंडल के, ठीक है, किसी भी सौर मंडल में किसी ग्रह की वह स्थिति जिसमें जीवन के होने की संभावना है, उसे क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। कई बार ये जो है वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और हमको पता नहीं होता, तो आपने देख लिया कि किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, घूर्णन और परिक्रमण। अच्छा, ये क्या है? देखिए, हमने क्या कहा था कि चाहे वो गैलेक्सी ही क्यों ना हो, पूरा ब्रह्मांड जब उसमें महाविस्फोट हुआ, उसके बाद क्या बना? गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी में ढेर सारे तारे हैं। इसके बाद उन्हीं तारों में से एक है सूर्य, और सूर्य के पास 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह इस सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं।
ऐसे ही सूर्य भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, ऐसे ही गैलेक्सी भी अपने स्थान पर घूम रही है। यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर है। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रह्मांड में ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है जिसका जन्म ना हुआ हो और जिसकी मृत्यु नहीं होगी। हर, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो कोई अलग तारा हो, सबका जन्म हुआ है और सबकी एक मृत्यु होगी। वैसे ही जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सूर्य हैं, सब अपने अक्ष पे घूमते हैं या वो किसी न किसी केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो वहीं से क्या आता है? घूर्ण और परिक्रमण। अच्छा, ये क्या है समझ लीजिए। अगर हम बात करें सूर्य की, ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ जो ये ग्रह हैं सारे, ये क्या करते हैं? ये दो तरह की गतियां करते हैं। ठीक है, दो तरह की गतियां करते हैं। एक तो ये अपने अक्ष पे घूमते हैं। मान ली कोई एक बॉल है, बॉल का ये अक्ष है, ठीक है, ये, और इसको यहीं पे घुमाया जाए ऐसे करके, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको घूर्णन। ठीक है, समझ गए आप इसको? जब भी कोई ग्रह या सूर्य या फिर कोई भी चीज हो जो अपने ही अक्ष पे घूमती हो, उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन। ठीक है, अब समझिए परिक्रमण किसे कहते हैं? जब यही कोई ग्रह या सूर्य अपने केंद्र, यानी जिसके केंद्र के चारों तरफ घूमता, मान लीजिए ये इसका केंद्र है या इसको सूर्य मान लीजिए, और ये कोई ग्रह है, अगर ये ग्रह इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ठीक है, तो इस चक्कर को क्या बोलते हैं? परिक्रमण। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ बात विशेष नहीं है। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, तो आपने इस पॉइंट को भी समझ लिया। इस तरह से हमने इस क्लास में क्या क्या देखा? हमने इसमें देखा कि इनका क्रमागत स्थान कैसे है, देखा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं, उल्का किसे कहते हैं, पुच्छल तारा किसे कहते हैं, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, इसके बाद घूर्णन और परिक्रमण किसे कहते हैं, गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट हमने इसमें क्लियर कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रहों का क्रमागत स्थान, जिसमें हम क्या देखेंगे? बुध के बारे में, शुक्र के बारे में कि सूर्य से कितना दूर है, इनका परिक्रमण काल कितना है, घूर्णन कितना है, ठीक, इनका तापांतर कितना है, ये सारे जो भी डिटेल्स हैं इनके बारे में हम एग्जाम के दृष्टि से जो भी पूछा जा सकता है हम उसको सब कुछ देखेंगे एक क्लास में। ठीक है, इस क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसलिए आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।